प्रसिद्ध हिंदी लेखिका दीपक शर्मा की कहानियाँ एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। उनकी भाषा और कहानी का अंत हमेशा पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग से एचओडी पद से सेवानिवृत्त हुई दीपक शर्मा जी की पहली कहानी सन 1979 में धर्मयुग में कोलंबस अलविदा नाम से छपी थी। तब से अब तक उनके 18 कहानी संग्रह आ चुके हैं। दीपक शर्मा की उपस्थिति हिंदी कथा जगत को समृद्ध करती है। जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र हो जो दीपक शर्मा की कहानियों से छूटा हो। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पिता की विदाई, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तुम आ गई जीजी। नर्सिंग होम के उस कमरे में बाबूजी के बिस्तर की बगल में बैठा भाई मुझे देखते ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैंने हल्के से उसे गले लगाया। बा कैसे हैं? बाबूजी की आधी खुली आंखें शून्य में देख रही थीं। वहाँ क्या मृत्यु थी? किसी आधे खुले दरवाजे पर, चौखट की मुठिया थामे, पायदान पर खड़ी, बिना अड़ानी के? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई ने मुझे अपनी कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। आपकी चाय। मुझे यहाँ पहुँचाने आई भाभी ने चाय की थर्मस भाई के हाथ में दे दी। बाबूजी के बिस्तर के अलावा कमरे में एक दूसरी चारपाई और ये कुर्सी रही। मैं कुर्सी पर बैठ ली, बाबूजी से संबद्ध दो नलियों के बीच। बाबूजी के हाथ की नली उनके सिरहाने वाले ग्लूकोज की बोतल से जुड़ी थी और उनकी पैताने वाली नली पेशाब जमा करने वाले एक थैले से। बा, मैंने उन्हें पुकारा। राणू। उनकी आंखें शून्य से हट लीं। कहाँ से? इधर, अपने घर से। अपने विवाह के उस 26वें वर्ष में भी बाबूजी और भाई के सामने उन्हीं के घर को मैं अपना घर बताया करती। मेरे पति का घर उधर ही रह जाया करता। कस्बा रोड से? कस्बा रोड का नाम बाबूजी के होंठों पर पिछले 3 वर्षों में पहली बार आया था। अपनी आदत के मुताबिक वे छूटी हुई जगहों के बजाय हमेशा मौजूदा जगहों की ही बात करते। हाँ, मैंने कहा, कस्बा रोड से। कस्बा रोड पर हमारा पुराना घर रहा, बाबूजी का बनवाया हुआ, कस्बापुर में, जहाँ सन 43 से लेकर सन 81 तक बाबूजी अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे थे। लेकिन 3 साल पहले जब भाई की बदली इधर बस्तीपुर में हुई तो कस्बापुर वाला मकान बेचकर भाई ने इधर अपना मकान बनवा लिया था। ये कैसा जख्म है? बाबूजी के नली वाले हाथ में एक नीली खरोच और सूजन थी। बाबूजी ने कल हाथ वाली अपनी ये नली जोर से खींचकर अलग कर दी थी, भाभी ने बताया। कल बा बहुत बेचैन थे। भाई बोला, घर लौटने की जिद कर रहे थे। तुम्हारा नाश्ता? बा ने मेरी ओर देखा। लो चाय लो। भाई थर्मस की दिशा में बढ़ लिया। नहीं, मैंने धीमे से स्वर में उत्तर दिया। आज मैं उपवास रखूंगी। जोर मत दीजिए, भाभी ने कहा। अम्मा जी के टाइम भी जीजी ने उपवास रखे थे। उस वक्त हालात और थे, भाई ने कहा। वे पूरी बेहोशी में जा चुकी थीं। 8 साल पहले माँ की मृत्यु उनके दिमाग की नस के रक्तस्राव से हुई थी। कस्बापुर के सरकारी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल होने के 5वें दिन। लीला? बाबूजी चौंके। नहीं, बात चाय की हो रही है बा। माँ की मृत्यु के बाद से माँ का उल्लेख मैं केवल बाबूजी के साथ ही किया करती, अकेले में। माँ के संग भाई और भाभी के संबंध विशेष सुखद न रहे थे। चाय लीला ने बनाई है? मलाई वाली? जब तक माँ जीवित रहीं, घर में आए सारे दूध की मलाई का प्रयोग केवल चाय के लिए होता। मलाई से घी न बनाया जाता। ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर लेना है। नर्सिंग होम की वे दोनों नर्सें सरकारी अस्पतालों वाली सफ़ेद पोशाक में न रहीं, नीले सलवार कमीज़ में रहीं, सफ़ेद दुपट्टों के साथ। बाबूजी का ब्लड प्रेशर 120/80 था और बुखार 102 डिग्री। बुखार ठीक नहीं, भाई ने कहा। मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। बा, मैंने बाबूजी का हाथ पकड़ लिया, नली वाला। उनका दूसरा हाथ दीवार की तरफ था। पंखा तेज कर लो राणू। बाबूजी ने मेरी ओर देखा। अपने कमरे के पंखे को सामान्यतः 2 नंबर से ज़्यादा कभी न चलने देते, लेकिन मुझे देखते हुए पंखे का नंबर हमेशा 4 या 5 पर ले आया करते।
बाबूजी ने इतनी गर्मी पहले कभी नहीं मनाई, भाभी बोली। पिछले पूरे हफ्ते से पंखा 5 पर किए हुए हैं। पानी, बाबूजी बुदबुदाए। डॉक्टर ने ज़्यादा पानी देने को मना किया है, बोतल में रखे पानी को एक कटोरी में परसते हुए भाभी ने कहा। जैसे ही मैं चम्मच बाबूजी के होंठों के पास लेकर आई, उन्होंने मुंह खोल दिया एक शिशु के अंदाज में। ज़्यादा पानी मत पिलाना। इतने में भाई अंदर चला आया। देखो तो इनका पेट पहले कभी इस तरह फूला रहा था। उनका पेट वाकई अपने स्वाभाविक तल से काफ़ी ऊंचा था। ठीक है, हाथ की कटोरी और चम्मच मैंने भाभी को थमा दिए। ये आपकी बहन हैं? आगंतुक ने एक सफ़ेद एप्रन पहन रखा था। आइए डॉक्टर साहब। भाई ने उसके अभिवादन में अपने हाथ जोड़े और मुझे उसका परिचय दिया। डॉक्टर विज इस शहर में सबसे कुशल सर्जन माने जाते हैं और इनका रिकॉर्ड है, इनके इस नर्सिंग होम में आज तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मेरा कहा मत टालिए। डॉक्टर विज की आयु 35 और 40 के बीच की थी। बाबूजी का ऑपरेशन हो जाने दीजिए। ऑपरेशन? मैंने पूछा। आइए, भाई ने मुझे बाहर आने का संकेत दिया। उधर बात करते हैं। किस हिस्से का ऑपरेशन? कमरे के बाहर के बरामदे में पहुँचते ही मैंने पूछा। बड़ी अंतड़ी के नीचे हिस्से का, डॉक्टर ने कहा। कोलन का? मैंने पूछा। कोलाइट्स की मेरी बीमारी पुरानी थी और कोलन की मेरी जानकारी विस्तृत रही। वहाँ पॉलिप्स हैं क्या? नहीं, जॉइड सिग्मॉइड डायवर्टिकुलम। उसका सर्जिकल रिसेक्शन जरूरी है, डॉक्टर ने कहा। बाबूजी की लंबी कब्ज़ का कारण भी वही रहा, भाई बोला। कल लेबोरेटरी टेस्ट हुए हैं, साथ ही अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे। एक्सरे? मैंने डॉक्टर को घूरा। लेकिन मैंने सुन रखा है कोलन की अंदरूनी जांच के लिए एक्सरे तनिक कारगर नहीं। कोलोनास्कोपी या बेरियम एनिमा बेहतर रहता है। चुप रहो, भाई ने मेरी कोहनी दबाई। चुप रहो। इन अ केस ऑफ डाइवर्टिकुलाइट्स, अ कोलोनोस्कोप और बेरियम कैन लीड टू परफोरेशन। अर्थात कोलोनोस्कोप अथवा बेरियम को कोलन में ले जाने से डायवर्टिकुलम के वेधन का खतरा रहता है, डॉक्टर विज ने कहा। आप हमसे बेहतर जानते हैं, भाई ने डॉक्टर से कहा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मुझे अपने 3 साथियों को बुलाना पड़ेगा। मरीज के निश्चेतन के लिए एनेस्थेटिस्ट को, मरीज के दिल को वश में रखने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को और ऑपरेशन में मेरी सहायता करने के लिए अपने एक सहचारी सर्जन को। सभी अपनी फ़ीस एडवांस में लेंगे। क्यों नहीं, भाई ने कहा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। 10 मिनट के अंदर आप द्वारा बताई गई रकम आपके पास जमा हो जाएगी। आप उधर मेरे कमरे में आइए। धागे, इंजेक्शन, लोशन, ऑक्सीजन सिलेंडर और ताज़े खून का भी प्रबंध करना पड़ेगा। 1 मिनट, डॉक्टर के साथ दूसरी दिशा में जा रहे भाई को मैंने रोक लिया। क्या है? भाई झिल्लाया। ऑपरेशन करना ज़रूरी है क्या? हाँ, भाई खींचा। हम उन्हें घर ले चलते हैं। और घर ले जाकर क्या करेंगे? उनकी मौत का इंतज़ार? हाँ, मैंने कहना चाहा। मंद गति उनकी मृत्यु को उसकी चाल सीमा से तेज चलाना जरूरी रहा है क्या? किंतु मैं चुप लगा गई। तुम कुछ नहीं जानती, तुम कुछ नहीं समझती। मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। पूरी 2 रातें मैं उनके साथ जागता रहा हूँ। पूरे 2 दिन मैं उनके पास बैठा रहा हूँ। जिस परेशानी से वे गुजर रहे हैं उस परेशानी से मैं वाकिफ़ हूँ, तुम नहीं। प्रभु, मैंने अपने कदम बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ा लिए। हे प्रभु, बाबूजी का ऑपरेशन ना होने पाए। उनके ऑपरेशन से पहले तुम उन्हें अपनी शरण में ले लो, कृपा से, शांति से, सहज में। डॉक्टर क्या कहता है? भाभी ने पूछा। ऑपरेशन। अंदर उमड़ रही मेरी रुलाई ने मुझे आगे बोलने न दिया। पानी, बाबूजी बुदबुदाए। देना है क्या? भाभी ने पूछा। दे देते हैं, मैंने कहा। मैं पिलाता हूँ। कमरे में लौट रहे भाई ने पानी की कटोरी हाथ में ले ली और स्नेहिल कोमल भाव से चम्मच बाबूजी के मुंह तक ले गया। बस बा। 2 चम्मच पिलाने के बाद भाई ने बाबूजी के गाल सहलाए। अब फिर थोड़ी देर बाद पीना। भाभी ने भाई के हाथ से कटोरी और चम्मच ले लिए। हमें घर जाना पड़ेगा, भाई ने भाभी से कहा। ऑपरेशन के लिए सामान खरीदना है। चलिए। भाई भाभी के साथ कमरे से बाहर निकलनी। कमरे में अब हम अकेले रह गए, बाबूजी और मैं। हे प्रभु,
मैंने अपनी नई प्रार्थना दोहराई, बाबूजी का ऑपरेशन ना होने पाए, ना होने पाए, ना होने पाए। उनकी मृत्यु का पदचाप मैं उनके साथ सुनना चाहती थी। उनकी मृत्यु का आलिंगन उनके साथ देखना चाहती थी। उनकी मृत्यु की थपकी का दाब उनके साथ महसूस करना चाहती थी। मैं चाहती थी मृत्यु उन्हें ऐसे लेकर जाए जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को अपनी गोदी में लेती है, निर्विघ्न, शांत चित्त, सगुनिया नींद की तरह, शामक मरहम की तरह। एंटीबायोटिक दवा का सिलेंडर हमें ग्लूकोज की जगह यहाँ लगाना है। इस बार की दोनों नर्सें दूसरी रहीं, पहली वाली नहीं। बाबूजी के हाथ की नली का जुड़ाव उन्होंने ग्लूकोज की बोतल से हटाकर अपने साथ लाई उस नई बोतल से कर दिया। जांच के लिए खून भी लेंगे। उनमें से एक नर्स ने बाबूजी की उंगली अपने हाथ में ले ली। सिरिंज की चुभन बाबूजी ने महसूस की और अपनी आंखें पूरी तरह खोल लीं। मुझे सामने पाकर वे चमकी। धन्यवाद। दोनों नर्सें कमरे से बाहर हो लीं। किसने बताया? बाबूजी ने पूछा। मेरी उपस्थिति क्या आप दर्ज हुई थी? मैंने फ़ोन किया था। मैंने बाबूजी की हथेली सहलाई। और आप घर पर नहीं थे? हाँ। बाबूजी की आवाज़ पहले से कुछ मजबूत हुई। 2 दिन पहले मुझे खराब उल्टी आई थी, बाइल की। फिर वे मुझे डॉक्टर विज के नर्सिंग होम में ले गए थे, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा और मैं घर लौट आया। वहाँ क्या अच्छा नहीं था? उनके भुलावे को मैंने दूर न किया। उनके चेतन अवचेतन, क्षिप्त विक्षिप्त, पहचाने अनजाने चित्त की था लेने की खातिर। बिस्तर की चादर के नीचे वहाँ मोमजामा बिछा था। क्यों? एकाएक उनके हाथ अपनी चादर के नीचे चले गए। यहाँ भी देखो, यहाँ भी। इन्हें भी डर है मैं बिस्तर गीला कर दूंगा। इन्हें मालूम नहीं है। उनकी हथेली मैंने अपने दोनों हाथों से ढक ली। और वहाँ क्या अच्छा नहीं था? कहाँ? उस नर्सिंग होम में। डॉक्टर विज, वो मेरा ऑपरेशन करना चाहता था। ऑपरेशन में क्या बुराई है बा? डेथ हैज़ 1,000 डोर्स, टू लेट आउट लाइफ, आई शैल फाइंड वन। एमिली डिकिंसन की कविता उन्होंने उद्धृत की। मृत्यु के पास जीवन को ले जाने के 1000 दरवाजे हैं, मैं एक का पता लगा लूँगा। लेकिन ऑपरेशन में कोई बुराई नहीं है बा, मैंने कहा। उससे आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। तुम ऐसा सोचती हो? हाँ बा। हे प्रभु, मैंने अपनी प्रार्थना की आवृत्ति शुरू की। तुम बा को ऑपरेशन के पहले देह मुक्त कर देना। देह मुक्त कर दो, देह मुक्त कर दो। तुम्हारे नाम मैंने अलग से कुछ नहीं रखा रानू। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे, गालों पर बहने लगे। ठीक किया। अपने दुपट्टे के छोर से मैंने उनके आंसू पोंछ दिए। आलोक ठीक हकदार है, उसने आपकी अच्छी देखभाल की है। माँ की मृत्यु के 2-1 वर्ष बाद उन्होंने मेरे पास रहने की इच्छा प्रकट की थी, स्थायी रूप में, मगर मैं टाल गई थी। उधर हमारा फ्लैट छोटा था। दरवाजे में घुसते ही हमारी बैठक थी, फिर एक छोटा कमरा और रसोई, और उसके बाद एक दूसरा कमरा। बस हमारी बैठक मेज कुर्सियों से भरी थी, खाने की बैठने की सजावट की। छोटा कमरा हमारी बेटियों की शादियों से पहले की अलमारियों से भरा था, और दूसरा कमरा मेरे पति की किताबों से। किताबों के बीच मेरे पति सोया करते और अलमारियों के बीच में। ऐसे में बाबूजी को किधर ठहराया जा सकता था? आलोक कहाँ है? बाबूजी ने पूछा। उसे बुलाओ, वो आपके लिए दवा लेने गया है। दवा? वे झल्लाए। दवा तो इधर मेरी अलमारी में कितनी रखी हैं। उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा। आप मत उठिए बा, दवा मैं सारी यहीं ला देती हूँ। मुझे अपना कुर्ता भी बदलना है, वो बोले। घर पर भी जैसे ही मैं गेट से उनके कमरे में पहुंचती, वे अपने कपड़ों की तरफ जरूर देखने लगते, और जब कभी वे कुर्ते पजामे में रहते तो पहला मौका मिलते ही कमीज़ और पतलून पहन लेते। सर्दियों में तो कोट भी ज़रूर पहनते, शॉल उतार देते। नहीं, मैंने उनका हाथ सहलाया। आपका कुर्ता बिल्कुल ठीक है। स्वीपैक पर तुम्हारे विद्यार्थी का काम कैसा चल रहा है? वे सहज हो गए। स्नातकोत्तर मेरे कॉलेज में कुछ विद्यार्थी एमए द्वितीय वर्ष के एक पेपर के एवज में शोध निबंध लिखा करते हैं, हम अध्यापकों के निरीक्षण में। बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। साहित्य में उनकी रुचि ने यदि उन्हें उनके लोहे के पुश्तैनी कारोबार से विलग किया था, तो मुझे मेरे विज्ञान विषयों से। हाई स्कूल की अपनी परीक्षा में विज्ञान विषयों में 90% अंक आने के बावजूद बाबूजी ने मुझे मेरी प्री यूनिवर्सिटी में विज्ञान विषय छुड़वा दिए थे, ताकि उनके साहित्य प्रेम की बपौती मेरे द्वारा वितान पा सके।
उस समय 7वीं में पढ़ रहा भाई चुरफुट कार्टून कॉमिक से आगे न बढ़ा था, जबकि उसकी उम्र तक पहुँचते पहुँचते आसान अंग्रेजी में रूपांतरित अनेक रूसी, अमरीकी और ब्रितानवी उपन्यास में निगल चुकी थी, बाबूजी के कॉलेज के पुस्तकालय के बूते पर। प्रभु, मैं रोने लगी। हे प्रभु, तुम उनके ऑपरेशन से पहले उन्हें स्वीकार कर लो। वे निष्प्राण हों तो मेरे सामने, उन अजनबी बेगाने डॉक्टरों के सामने नहीं, उनकी छुरियों की कड़कड़ाहट के बीच नहीं। सामान मैंने डॉक्टर विज को ला दिया है। भाई पसीने से तर था। दूसरे डॉक्टर भी पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन की तैयारी अब पूरी है। आलो, बाबूजी ने भाई को पुकारा। मेरे दस्तखत ले लो। मेरे पास हैं पूरे दस्तखत। इधर बैठो। भाई कुर्सी पर बैठ गया। लीला के बक्से में एक जगह 5,000 रखा है और मेरी अलमारी में 1,200। घर आकर मुझे बताना। भाई कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझ गई हूँ। मैं तुरंत कुर्सी पर बैठ ली। बाबूजी कहते हैं 5,000। चुप हो जाओ, भाई ने कहा। मुझे तुम्हारे समझाने की ज़रूरत नहीं। मेरी राणू बहुत समझदार है। बाबूजी ने मेरी ओर अपना दूसरा खाली हाथ बढ़ाया, मेरी मर्यादा बनाए रखने हेतु। डॉक्टर आपका ऑपरेशन करना चाहते हैं। भाई ने बाबूजी का बायां हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। ऑपरेशन से आपकी आंत की तकलीफ दूर हो जाएगी। अच्छा जी। भाई के प्रति अपनी आस्था वे इन्हीं रीतिक और औपचारिक शब्दों में व्यक्त किया करते। भाई की आंखों में आंसू आ गए और अपने आंसुओं के साथ वो कमरे से बाहर को लिया। ही इज़ गोइंग। वे जा रहे हैं। मैं भाई के पास जा पहुंची। क्या? उनका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। चुप करो। भाई डॉक्टर विज के कमरे की ओर बढ़ लिया। मैं कमरे में लौट आई अपनी कुर्सी पर। ऑल द बेस्ट। मैंने उनका हाथ चूमा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं स्टेशन पर अपनी गाड़ी छूटने से ऐन पहले चूमती थी उनसे विदा लेते समय। ठीक है, उन्होंने मेरा हाथ हिलाया, एक स्नेहिल हैंडशेक के अंतर्गत, एक मुस्कान के साथ। विदा देते समय वे इसी तरह मुस्कुराया करते, भावी विमुक्ति को समायोजित करते हुए विस्तीर्ण दार्शनिक स्वीकृति के साथ। हे प्रभु, मैंने उनका हाथ फिर चूम लिया। उनके ऑपरेशन से पहले उन्हें देह मुक्त कर देना। देह मुक्त कर दो, देह मुक्त कर दो। कैसे हैं बाबूजी? ब्लड प्रेशर और बुखार लेने पहले आई नर्सें भाई के साथ चुपके से कमरे में आ खड़ी हुईं। दोनों नलियां उन्होंने बाबूजी से अलग कर दीं और पेशाब का थैला लेकर बाहर चली गईं। तभी स्ट्रेचर के साथ वार्ड बॉयज़ प्रकट हुए। मैं अपनी कुर्सी से उठ गई। भाई ने वो कुर्सी एक कोने में जा टिकाई। वार्ड बॉयज़ ने स्ट्रेचर बाबूजी के बिस्तर के बराबर पटवार दिया। दीवार की तरफ जाकर भाई ने उनकी सहायता लेकर बाबूजी को स्ट्रेचर पर अंतरित कर दिया। 2 कमरों के बाद हम उस नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर के बाहरी कमरे में पहुंच गए। आप यहीं रुक जाना। वहाँ दूसरी नर्सें रहीं और उन्होंने मुझे आगे जाने से रोक दिया। लेकिन जब वे सब आगे निकल गए तो मैं उनके पीछे हो ली। ऑपरेशन थिएटर बड़ा था, अच्छा बड़ा, वातानुकूलित। उसकी मेज भी अच्छी खासी थी। अपने अपने आधार पर खड़े सरकमे बल्ब भी अच्छी तेज़ रोशनी फेंक रहे थे। अपनी अपनी नींव पर खड़ी तरंगी मशीनें अच्छी कूज कर रही थीं। विभिन्न ट्रेयों में रखी सरपीली कैंचियाँ और छुरियाँ अच्छी चमक रही थीं। स्ट्रेचर जैसे ही ऑपरेशन की मेज पर पहुंचा, हरे एप्रन और हरे मुखावरण भी वहां पहुंच लिए, अपने खाली दस्तानों वाले हाथों के साथ। अभिलाषी विभुक्ष नृत्य को खुले हाथों भोज देने अचिर, मुक्त हस्त भेंट करने उसे विपुलने वाले तत्काल, अधिकाराधीन सौंपने उसे चारा लगे ग्रास अविलंब। बाबूजी को वहाँ मेज पर बिछाकर हम कमरे में बैठते हैं। भाई ने मेरी पीठ घेर ली, 8 साल पहले वाले अंदाज में, जब माँ की मृत्यु की सूचना उसने मुझे दी थी। जवाब में मैंने केवल अपना सिर हिला दिया। बिजली के जाने के डर से ऑपरेशन हमेशा जनरेटर चलाकर करते हैं। कमरे में पहुंचकर भाई ने मेरी मनस्थिति तोड़नी चाहिए। मैंने अपना सिर फिर हिला दिया। तुम प्रार्थना कर रही हो? भाई ने पूछा। हाँ, अपनी प्रार्थना मैं जारी रखना चाहती थी। हे प्रभु, मैंने विनती की, बाबूजी को उन डॉक्टरों के प्रयोगों से पहले देह मुक्त कर देना, देह मुक्त कर देना, देह मुक्त कर देना। पंजाबी का एक पुराना लोकगीत मेरा दिल धड़काने लगा। साढ़े दिल ते चलाइयाँ छुरियाँ, सानू कटियाँ वांग कसाइयाँ। अर्थात हमें तुमने कसाइयों की भांति तिक्का बोटी कर दिया, हमारे दिल पर तुमने छुरियाँ चला दी।
मैं उधर बैठा हूँ, भाई ने कहा, डॉक्टर के कमरे में। जैसे ही उन्हें खून चाहिए होगा मैं अपना खून हाजिर कर दूंगा। रेड क्रॉस में भी ताज़ा खून मिल जाता है। रोवन हार कलेजे के लिए अपने रोदन को अपनी आवाज़ से काट देने में मैं सफल रही। भाई भी मुझे बहुत प्यारा रहा है, प्यारा। और फिर बाबूजी भी तो उस पर जान छिड़कते थे। नहीं, उन्हें मैं अपना ही खून देना चाहता हूँ। कितने कितने पल मैंने पूर्ण स्तब्धता में बिताए, बाबूजी के बिस्तर को सहलाते हुए, उनके तकिया को अपनी गोदी में रखकर, प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, बा को स्वीकार करो एक पिता की मानिंद। वे तुम्हारे बेटे हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर। अपने बेटे को स्वीकार करो उनके ऑपरेशन से पहले। डॉक्टर विज ने मुझे 2 बीकर दिखाए हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद भाई ने मुझे आकर सूचना दी उस वेस्ट मैटर के जो उनके पेट से निकाला गया है। वे कैसे हैं? मैं कांपने लगी। उनका पेट एकदम समतल है, पहले की भांति। और वे अभी उन्हें खून और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और आंख बचाकर भाई कमरे से बाहर चल दिया। इस बीच ऑपरेशन थिएटर से मुझे 3 बार बुलावा आया। पहली बार भाई के जाते ही, ऑपरेशन सफल हो गया है। मेरे वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर विज ने एक खिलंदड़ी पुलक के साथ मुझे सूचित किया। सभी डॉक्टरों के चेहरों पर विजय भाव उपस्थित रहा। हमारी औषध और चिकित्सा कारगर सिद्ध हुई है। हमारी तीनों मशीनें सब ठीक दिखा रही हैं। इस मशीन पर ब्लड प्रेशर देखिए, 70-30 है, मगर अभी नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो रहा है। ये मशीन हार्ट बीट दर्ज कर रही है, इसका ग्राफ भी सही जा रहा है, और ये ऑक्सीजन के निष्पादन का हिसाब रख रही है। और देखिए, आपके पिता सांस ले रहे हैं। कृत्रिम? मैंने पूछा। बाबूजी का आधे से ज़्यादा चेहरा ऑक्सीजन मास्क ने ढक रखा था, लेकिन उनके चेहरे का जितना भाग नज़र में उतर सकता था वो जर्द पीला था। किसी भी डॉक्टर ने मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। दूसरी बार, आध पौन घंटे बाद, इस बार भाभी भी मेरे साथ रहीं, तरोताज़ा, नहाई धुली, बदले हुए कपड़ों में। तीनों मशीनें अब बेलगाम हो रही थीं। डॉक्टरों के पसीने छूट रहे थे और उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। आप प्रार्थना कीजिए, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए, हम अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं। बाबूजी पहले की मानिंद ऑक्सीजन मास्क और नलियों के बीच आधे छिपे थे और आधे उद्घाटित। चेहरे पर उनका प्रकटन अभी भी जर्द पीला था। तीसरी बार, हमारे लौटने के 10 मिनट बाद सुबह वाली नर्सें आई थीं। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में तीनों मशीनें अपनी तरंगें खो चुकी थीं और चारों डॉक्टर अपना अपना संतुलन। हमें बहुत अफसोस है। चारों एक दूसरे के बीच में बोल रहे थे, क्रम भंग करते हुए। उन्हें हम लौटा नहीं पाए। उनकी श्वास चालू नहीं हो सकी। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया। बाबूजी के चेहरे पर वे मास्क हटा चुके थे और एक झकाझक सफ़ेद चादर उनकी गर्दन तक उन्हें ढके थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था वे अभी अभी गहन प्राण पीड़ा से गुजरे थे। वे शांत चित्त, संतोषी मुद्रा में सोते हुए लग रहे थे। तो क्या मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और ऑपरेशन से पहले उन्हें मृत्यु दे दी थी? षड्यंत्रकारी उनके डायवर्टिकुलम की वजह से उनके कोलन में एकत्रित हुई उस अंतर्भू स्तरी को दूर करके, किंतु उस ऑपरेशन में प्रयोग की गई सामग्री की अवशिष्ट गंध तिक्त रही थी, जो उनकी अस्थियों में जा बसी थी, जो उन्हें प्रवाह करते समय हवा में तैर ली थी, जो अब मेरी शिराओं में आग घुली है और मेरे हर श्वास के साथ मुझे उनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का एहसास दिलाती है। वही 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 मेरे पहले मित्र थे, मेरे परम मित्र थे, मेरे अकेले मित्र थे, मेरे अंतिम मित्र थे। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी पिता की विदाई। उम्मीद है आपको ये मर्मस्पर्शी कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।